आज की कहानी है विधवा औरत। इस कहानी के सभी पात्र और घटनाएं काल्पनिक हैं। ये कहानी आपके मनोरंजन के लिए लिखी गई है। कहते हैं कि पति के बिना एक औरत की जिंदगी कागज के फूल की तरह होती है। वो चाहे अपने आप को कितना भी खुश करने की कोशिश कर ले, पर वो अपने आप को लावारिस और बेबसी समझती है। इसलिए हर औरत भगवान से अपने पति के लंबी उम्र की दुआ मांगती है। लेकिन मैं एक ऐसी औरत हूँ जो अपने सुहाग के बगैर ही खुद को बेहतर समझती हूँ। आपको मेरी ये कहानी थोड़ी अजीब जरूर लग रही होगी और अभी तक आपके मन में मेरे प्रति कई सवाल होंगे कि कैसी ये औरत है। पर कुछ भी कहने से पहले ये कहानी पूरी सुने। बचपन तो खूबसूरत होता ही है। मैं पैदा होने के बाद अपने बचपने को बड़े खूबसूरती अंदाज में जी रही थी, क्योंकि मैं अपने माँ बाप की इकलौती बेटी थी। मेरा कोई भाई नहीं था। मैं अपने माँ बाप की पहली औलाद थी, इसलिए बच गई। वरना मेरे पिता को पता चलता कि मेरे माँ के पेट में मैं एक बेटी हूँ, तो कब का वो मेरे इस दुनिया में आने से पहले ही मेरे माँ के पेट में ही मुझे मार डालते। पर पहली औलाद होने की वजह से मैं इस दुनिया में आ गई। मेरे पैदा होने पर माँ तो बहुत खुश हुई, पर मेरे पिताजी के चेहरे का रंग उड़ गया, क्योंकि मैं एक बेटी थी। ये बात मरने से पहले मेरी माँ ने मुझे बताया था, क्योंकि वो मेरे पापा के रवैये से वाकिफ थी और मुझे सच्चाई से अवगत कराना चाहती थी। इसलिए मेरे पैदा होने के बाद जब भी मेरी माँ पेट से होती, तो मेरे पिताजी पेट में ही बच्चे का जांच करवाते कि बेटी है या बेटा। शायद हर बार मेरी माँ के पेट में बेटी ही रहती। इसलिए मैं अपने माँ बाप की इकलौती औलाद रह गई। जब मैं 10 या 12 साल की हुई तो माँ की तबीयत बिगड़ने लगी। एक दिन अचानक मेरी माँ ये दुनिया छोड़कर चली गई। पिताजी ने दूसरी शादी कर ली। मेरी सौतेली माँ मेरे घर आई। हर सौतेली माँ बुरी नहीं होती, मैं मानती हूँ, पर मेरी जो सौतेली माँ थी वो बहुत बुरी थी। बाप तो नफरत करता ही था, सौतेली माँ भी मुझसे नफरत करती। अभी मैं जवानी की दहलीज पर कदम रखने ही वाली थी कि इन दोनों ने मेरी शादी मुझसे काफ़ी बड़े आदमी से करवा दी। फिर भी मैंने अपने से बड़े उम्र के आदमी से शादी कर अपने आप में ही समझौता कर लिया। मैंने सोचा, क्या हुआ मेरे पति मुझसे बड़े हैं, पर अगर उनके विचार अच्छे होंगे तो सब कुछ बहुत अच्छा हो जाएगा। इसी सोच विचार के साथ मैं ससुराल आई। मैं दिखने में बहुत खूबसूरत थी और शादी के लाल जोड़े में मेरी खूबसूरती और निखर गई थी। मैं सुहाग की सेज पर बैठी हुई अपने पति का बेसब्री से इंतजार कर रही थी और मन ही मन अपने पति के आने के इंतजार में दरवाजे के दस्तक को महसूस कर रोमांचित हो रही थी। काफी देर हो गई पर मनीष रूम में नहीं आए। इंतजार के वो पल कांटों की तरह चुभने लगे। चाहे दुनिया मनीष को मेरा बूढ़ा पति कहे, चाहे कुछ भी कहे, पर शादी होने के बाद मैं उनसे दिल से बहुत प्यार करने लगी थी। मैं इसी इंतजार में थी कि मनीष कब रूम में आए और मैं उनसे अपने मन की बात कह सकूं। इंतजार की घड़ियां लंबी हो रही थी, पर दरवाजे पर कोई दस्तक नहीं हुई। मेरा मन बेचैन हो रहा था कि आखिर मैं और कितना इंतजार करूं। काफी रात हो चुकी थी। तभी अचानक दरवाजे पर एक दस्तक हुई। अचानक दरवाजा खुलने की आवाज सुनकर मैं सहम गई। मैंने अपने घूंघट के आड़ से देखा तो मनीष थे। मेरा वो इंतजार खत्म हुआ। बरसों बाद मैं अपने जीवन में किसी अपने को महसूस करने वाली थी, क्योंकि माँ के गुजर जाने के बाद अब मुझे कोई अपना नहीं लगता था। पर बचपन से बस यही सोचती थी कि जिस इंसान से मेरी शादी होगी मैं उसे बहुत प्यार दूंगी और वो भी मुझसे बहुत प्यार करेगा और मुझे अपना समझेगा। अभी मैं यही सोच रही थी। तभी मनीष ने झटके से मेरा घूंघट उठाया। मैं डर गई। वो मुझसे कहने लगे, पहले तुम ये बताओ कि तुम इतनी खूबसूरत हो तो तुम्हारे कितने यार हैं। अपने पति के मुंह से ये सब सुनकर मैं बिस्तर से उठ खड़ी हुई और कहने लगी, भगवान के लिए ऐसा ना कहें। क्या खूबसूरत होना बुरी बात है? मनीष ने कहा, नहीं, बुरी बात नहीं है, पर तुम जितनी खूबसूरत हो उतना ही मैं बदसूरत हूँ। फिर भी तुमने मुझसे शादी क्यों की? मैंने कहा, क्योंकि मेरे घर वालों ने आपसे मेरी शादी करवा दी तो मैंने कर ली। मनीष ने कहा, नहीं,
मैं मान ही नहीं सकता। तुम्हारा जरूर किसी लड़के से चक्कर होगा, तभी तुम्हारे घर वाले जल्दी से मेरे जैसे इंसान से तुम्हारी शादी करवा दिए। मैं अपने पति के पैर पर गिर गई और कहने लगी, नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। मैं आपसे बहुत प्यार करती हूँ। भगवान के लिए ऐसा ना कहें। मेरे लाख समझाने के बाद भी मेरे पति मनीष मेरी बातों को मानने को तैयार नहीं थे। वो तेज तेज चिल्लाने लगे। रूम में चिल्लाने की आवाज़ सुनकर मेरी सासू माँ दौड़ते हुए कमरे में आई। मैं जल्दी से दरवाज़ा खोली और रोते हुए उनके पैर पर गिर गई और अपने पति मनीष की सारी करतूतें अपनी सासू माँ को बताई। मेरी सासू माँ बहुत अच्छी थी। उन्होंने भी मनीष को बहुत समझाया, पर मनीष ने किसी की एक न सुनी। वो बस चिल्ला रहे थे कि ये औरत बदचलन है। दरअसल मनीष एक नशेड़ी किस्म के आदमी थे और नशेड़ी लोगों के बीच उनकी संगति थी। उन्हीं लोगों में से किसी आदमी ने पहली रात को मेरे रूम में आने से पहले ही उन्हें मेरे बारे में भड़का दिया था कि तुम्हारी बीवी बहुत खूबसूरत है, जरूर उसमें कोई कमी है, वरना वो तुम जैसे इंसान से शादी नहीं करती। उसने अपने घर वालों से एक बार भी विरोध नहीं किया और तुम जैसे इंसान से शादी करने को तैयार कैसे हो गई? जरूर दाल में कुछ काला है। यही बातें मनीष के दिल में बैठ गई और वो मुझसे नफरत करने लगे। वो सुहाग रात तो किसी तरह बीती, पर अगले हर रात मनीष शराब पीकर आते। पहले मुझे खरी खोटी सुनाते, उसके बाद अपनी शारीरिक जरूरतें पूरा कर मुझे अपने रूम से बाहर निकाल देते। मैं हर रात इस पीड़ा को बर्दाश्त करती। कभी कभी मन में आता, ऐसी जिंदगी से तो अच्छा है या तो मैं मर जाऊं या मनीष। मेरे दिन कुछ इसी तरह गुजर रहे थे। एक दिन मुझे पता चला कि मैं माँ बनने वाली हूँ। माँ बनने की खबर सुनकर मेरे चेहरे के रंग उड़ गए, क्योंकि मनीष जैसे पिता के छांव में मैं अपने बच्चे को जन्म दे उसकी जिंदगी खराब नहीं करना चाहती थी। मैंने अपनी सासू माँ से इस बच्चे के अबॉर्शन के बारे में बात की। मेरी सासू माँ ने अबॉर्शन करवाने से मना कर दिया, पर मैं मानने को तैयार नहीं थी। इसलिए मैं अकेली ही हॉस्पिटल चली गई। हॉस्पिटल जाने के बाद डॉक्टर ने अबॉर्शन करने से साफ मना कर दिया, क्योंकि बच्चा मेरे पेट में 4 महीने से ज़्यादा हो गया था और मेरी जान को खतरा था। ये सुनकर मैं बहुत रोई, क्योंकि मुझे ये बच्चा इस दुनिया में नहीं लाना था, पर शायद नियति को कुछ और ही मंजूर था। हॉस्पिटल से आते वक्त रास्ते में मेरी मुलाकात एक ऐसे शख्स से हुई जिसे देखने के साथ ही मानो मेरी पूरी दुनिया ही बदल गई। बरसों बाद रवि को देखते ही मेरे चेहरे का रंग खिल गया। ये रवि कोई और नहीं था, ये मेरे क्लास में पढ़ने वाला मेरे बचपन का दोस्त था। मैं और रवि दोनों एक ही क्लास में पढ़ते थे। उसी टाइम हम दोनों की दोस्ती हुई थी। ये दोस्ती अभी प्यार में बदलने ही वाली थी कि मेरी सौतेली माँ और मेरे पिता ने मेरी शादी करवा दी। मेरी और रवि की नज़रें जब आपस में मिली तो हम दोनों एक दूसरे को कुछ वक्त देखते ही रह गए। रवि ने मुझसे कहा, सोनिया, सोनिया, तुम यहाँ पर क्या कर रही हो? सुना था कि तुम्हारी शादी हो गई है। तुम्हारे पति कहाँ हैं? वो साथ में क्यों नहीं आए? रवि के ये सवाल पूछते ही मेरी आंखें डबडबा गईं। मेरी आंखों से आंसू अपने आप छलकने लगे। रवि ने अपने हाथों से मेरे आंसू पोंछे और कहा, सोनिया, तुम रो क्यों रही हो? क्या बात है, बताओ। अच्छा चलो, हम कहीं बैठकर बातें करते हैं। मुझे भी अपने दिल की बात किसी से बतानी ही थी, इसलिए मैं रवि के साथ एक छोटे से होटल में चाय पीने के बहाने चली गई। मैंने रवि से अपनी पूरी आपबीती बताई। मेरे बारे में रवि ने जब सुना तो वो सन्न रह गया। उसने कहा, सोनिया, तुम क्लास की सबसे खूबसूरत लड़की थी और मैं तुम्हें पसंद भी करता था, पर अचानक तुम कहाँ गायब हो गई? मैंने कई लोगों से तुम्हारे बारे में पूछा तो कुछ लोगों ने बताया कि तुम्हारी शादी हो गई है। तुम्हारी शादी की खबर सुनकर मेरे सारे अरमान चकनाचूर हो गए। मैं बहुत टूट सा गया था और मेरा पढ़ाई में मन भी नहीं लग रहा था, इसलिए मैं विदेश चला गया। अभी कुछ ही दिन पहले विदेश से अपने गांव को लौटा हूँ। पर सोनिया, तुम्हारे साथ इतना सब कुछ हो गया, तुम कैसे बर्दाश्त कर रही हो? मैंने कहा, क्या करूँ, ये सब बर्दाश्त करना अब मेरी मजबूरी हो गई है।
अच्छा रवि, अब मुझे लेट हो रहा है, मैं घर चलती हूँ। रवि ने मुझसे पूछा, अच्छा सोनिया, तुम्हारा घर कहाँ पर है, तुम रहती कहाँ पर हो? मैंने रवि से कहा, जाने दो रवि, जानकर करोगे क्या? अगर कभी भूले भटके तुम मेरे घर आ गए तो मेरे पति को तो जानते ही हो, वो बेवजह मुझ पर शक करते हैं और तुम्हें देखने के बाद तो उनका शक यकीन में बदल जाएगा। इसलिए जाने दो, अब मैं जा रही हूँ। रवि ने कहा, रुक जाओ सोनिया, मैं तुमसे वादा करता हूँ कि मैं कभी नहीं आऊँगा, पर फिर भी बता दो कि तुम रहती कहाँ पर हो। मैंने रवि को अपने ससुराल के गांव का नाम बता दिया। मेरे गांव का नाम सुनते ही रवि ने चौंक कर बोला, क्या क्या तुम्हारी शादी मेरे गांव में हुई है? अच्छा, तो तुम्हारी शादी उसी मनीष से हुई है जो शराब पीकर सड़क पर लेटा हुआ मिलता है। उसके शराब पीने से उसकी माँ बहुत परेशान रहती थी क्योंकि उसकी शादी नहीं हो रही थी और तुम्हारे घर वाले उस लखेरे मनीष के पल्ले तुम्हें बांध दिए। तुम्हारे साथ बहुत बुरा हुआ। अच्छा सोनिया, जाते जाते अपना मोबाइल नंबर तो दे दो, कभी कभार तुमसे फ़ोन पर बातें हो जाएंगी। मैंने रवि को नंबर दे दिया और एक रिक्शे पर बैठकर अपने घर आने लगी। घर आते ही मैंने जो मंजर अपनी आंखों के सामने देखा, उसे देखने के बाद मैंने एक गहरी सांस ली। मैंने देखा मेरे घर पर भीड़ इकट्ठा थी। मुझे देखते ही मेरी सासू माँ मुझे पकड़कर फपक फपक कर रोने लगी। मैंने अपनी सासू माँ को संभाला। समाज और लोक लाज की वजह से मैंने भी दो आंसू बहा दिए। पर मैं सच बताऊं तो मुझे मनीष जैसे पति के मर जाने का थोड़ा भी गम नहीं था और नहीं तो एक सुकून था। मेरे पति मनीष अब इस दुनिया से जा चुके थे। शायद ज़्यादा पीने की वजह से उनकी किडनी फेल हो गई और वो मर गए। मनीष का अंतिम संस्कार होने के बाद मैं अपने आप को पहले से ज़्यादा बेहतर समझ रही थी। क्या विधवा होने के बाद रवि ने सोनिया और उसके पेट में पल रहे बच्चे को अपनाया? क्या रवि और सोनिया की शादी हो पाई? ये सब जानने के लिए कहानी का नेक्स्ट पार्ट देखिए जो अगली वीडियो में आएगा। तो दोस्तों, ये कहानी आपको कैसी लगी कमेंट्स में बताइएगा। धन्यवाद।